नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रत्नेश एकेडमी पर। तो आज का जो सेशन है ये यूपी स्पेशल से संबंधित है, क्योंकि आपको पता है कि आर ओ 2023 में का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आर ओ में यूपी स्पेशल से संबंधित अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखें तो 2021 में लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे यूपी स्पेशल का। तो अच्छा खासा वेटेज होता है आर ओ में। ठीक है, लेकिन अगर हम यूपी पीएससी का जो पीसीएस का जो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अगर हम बात करें तो 2023 में जो इस बार लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें लगभग 11 प्रश्न आए थे यूपी स्पेशल के। इससे पहले 2022 में 10 प्रश्न आए थे यूपी स्पेशल के। ठीक है, तो यूपी स्पेशल के प्रश्न यूपी पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की ये पहली क्लास है यूपी स्पेशल क्लास, और आज की पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पति, यानी उत्तर प्रदेश की जो वनस्पति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति, तो पहले तो हम बात करते हैं कि प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। तो ऐसी वनस्पति जो किसी एरिया में बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती है और लंबे समय तक बगैर किसी हस्तक्षेप के फलती फूलती रहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति कहें या वन संपदा कहें, इसको हम वन संपदा भी कहते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के वन देखने को मिलते हैं। पहला प्रकार उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र का मतलब होता है नमी। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो ये 3 वन आपको याद रखने हैं कि 3 तरीके के वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट पॉइंट लिखा है कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, यानी कि ये दोनों, इन दोनों को ही उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं, और एक हो जाता है आर्द्र पर्णपाती और एक हो जाता है शुष्क पर्णपाती। ठीक है, तो इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चंस कभी कभी आ जाता है कि मानसूनी वन किसे कहते हैं। तो जो पर्णपाती वन होते हैं उनको मानसूनी वन कहते हैं। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। देखिए मैप से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश का ये मैप है, इसके उत्तरी एरिया में जो ये रीजन है, ठीक है, भावर और तराई वाला रीजन, इसमें आपको आर्द्र पर्णपाती वन जो है वन मिलेंगे। जो बीच में मैदानी क्षेत्र है, ये भाई आपका मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, मैदानी इलाका, इसमें आपको शुष्क पर्णपाती वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, और नीचे जो पठारी क्षेत्र है, ये पठारी क्षेत्र है आपका उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें आपको कटीले वन देखने को मिलेंगे। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है भावर और तराई क्षेत्र है, भावर और तराई। ठीक है, तो भावर तराई रीजन में आर्द्र पर्णपाती, फिर मैदानी क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती, और नीचे दक्षिण यानी जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें, सॉरी पठारी क्षेत्र है, पहाड़ी नहीं, पठारी क्षेत्र जो है उसमें कटीले वन। ठीक है, तो 3 तरीके के वन इस तरीके से जो है वितरित हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब बारी बारी से देखते हैं इनके बारे में, कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं छोटी मोटी सी। जैसे उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये वन कैसे होते हैं? ऐसे क्षेत्रों में उगते हैं जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये वर्षा कैसी होती है? वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, 100 से 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर अगर वृक्षों की बात करें तो कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सागौन, साल, बेर, हुर्रा, आंवला, महुआ और सेलम। ठीक है, अब ये रीजन हमारा ये कहाँ पर पड़ता है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के भावर और तराई एरिया में, जैसे कि इस मैप में मैंने दिखाया था कि भावर तराई एरिया में ये आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आप इस मैप को तैयार कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि किस रीजन में कौन से वन हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे नंबर पे उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के बारे में। अब शुष्क पर्णपाती वन के लिए वार्षिक वर्षा जरूरी जो होती है वो है 70 से 100 सेंटीमीटर। इसके बीच में अगर वर्षा हो रही है तो वहाँ पे आपको शुष्क पर्णपाती वन मिलेंगे। वृक्षों की बात करें इसमें कौन कौन से मिलेंगे? जैसे तेंदू, शीशम, महुआ, आम, जामुन, पीपल, नीम, खेर आदि वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यूपी के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो मैदानी भाग में, अभी इससे पहले हमने डिस्कस किया था, मैदानी क्षेत्र में। और ये सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन यही हैं, लगभग 32% वन कुल भूमि पर, जो कुल वन भूमि है उत्तर प्रदेश की उसमें 32% इनका जो है योगदान है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन जो है शुष्क पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कटीले वनों के बारे में। उत्तर प्रदेश के, सॉरी उष्णकटिबंधीय कटीले वन जो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं।
तो ये ऐसी जगहों पे पाए जाते हैं जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जितना पश्चिमी और दक्षिणी एरिया है उन सभी में आपको ये कटीले वन देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ 50% से कम वर्षा होती है। जैसे कि ढाक, इसमें ढाक, बबूल, चिरौंजी आदि के वृक्ष मिलेंगे, और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भागों में इनकी जो है प्रेजेंस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इसी टॉपिक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो अभी तक तो हम देख चुके उत्तर प्रदेश के वन 3 प्रकार के। अब कुछ अदर जो पॉइंट हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से, उनको देखते हैं। जैसे पहला पॉइंट है राज्य वन अनुसंधान प्रयोगशाला, ये यूपी में है। ये 1970 में स्थापित की गई थी कानपुर में, ये आपको याद रखना है। फिर इसी का क्या नाम है ना, इसको अपग्रेड कर दिया गया, इसका नाम बदल दिया गया 1993 में, नाम बदल के इसका कर दिया गया है वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि वन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश का कहाँ पर स्थित है, कानपुर में है, ना कि लखनऊ में। ठीक है, एक शब्द आता है, अगर वानिकी पढ़ ही रहे हैं, मतलब वनों के बारे में अगर आप जान रहे हैं, तो एक ये शब्द आता है सामाजिक वानिकी के बारे में, इससे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो सामाजिक वानिकी के बारे में बात करें तो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो ये आपको याद रखना, बेस्टो बॉय ने 1968। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है, सामाजिक कल्याण के लिए वनों का रोपण यानी कि वनों को लगाना और उनका प्रबंधन करना। ठीक है, अब इसी से एक संबंधित है यूपी में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, यूपी में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू किया गया, सब डायरेक्ट सन पूछा जाता है 1979 में। ठीक है, किसके सहयोग से शुरू किया गया, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। नेक्स्ट कुछ ऑपरेशन चलाए गए थे वृक्षारोपण से संबंधित, जैसे ऑपरेशन ग्रीन 2001 में वृक्षारोपण कार्यक्रम, ये यूपी में चलाए गए हैं, राज्य के हैं ये। ठीक है, ऐसे क्लीन यूपी, ग्रीन यूपी कार्यक्रम, ये जुलाई 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन महोत्सव के बारे में देखते हैं। वन महोत्सव सप्ताह ये कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। शुरुआत उसकी हुई थी 1952 से। ठीक है, अब ये देखते हैं, नेक्स्ट है पॉइंट उत्तर प्रदेश वन निगम, इसकी स्थापना कब हुई है, 1974 में ये स्थापित है उत्तर प्रदेश वन निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वन नीति कब की है, तो 1998 की उत्तर प्रदेश की वन नीति है। ठीक है, नेक्स्ट नोट पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश राज्य वन रिपोर्ट 2021, इससे प्रश्न आ सकता है। वैसे तो हर 2 वर्षों में एक नई रिपोर्ट आती है, 2023 की अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है। ठीक है, भारत की जो वन स्थिति रिपोर्ट आती है 2023 की, उसमें ही हर स्टेट के बारे में दिया होता है, तो उत्तर प्रदेश का भी हम लोग उसी से डेटा लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राज्य वन स्थिति रिपोर्ट जो है वो 2021 का ही अभी डेटा चल रहा है, क्योंकि 2023 में अभी नई रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है, तो कुल वन क्षेत्र यूपी की बात करें तो 14,818 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वनावरण कितना है परसेंटेज में, 6.15%। वृक्षावरण कितना है परसेंटेज में, 3.08%। इन दोनों को टोटल मिला के कहा जाता है 9.23%। तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि 9.23% के परसेंट लिखा हुआ मिल जाएगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। 9.23% ये दोनों हैं, ये क्या है, ये दोनों वनावरण प्लस वृक्षावरण। ठीक है, तो वनावरण और वृक्षावरण अगर पूछा जाए तो 9.23% है, अलग अलग सिर्फ वनावरण पूछा जाए तो 6.15%, वृक्षावरण 3.08%। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं वनावरण की। तो वनावरण वन कितने प्रकार के होते हैं, अति सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन, ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खुले वन पाए जाते हैं, 3.39%। परसेंटेज आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ अगर कथन वगैरह में ये प्रश्न आ जाता है तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं खुले वन। ठीक है, तो वैसे वन जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हाँ सघन वन, जैसे अभी हमने बात की ऊपर सघन वन, तो सघन वन में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, लखीमपुर खीरी में। मध्यम और खुले वन की बात करें तो सर्वाधिक पाए जाते हैं सोनभद्र में। ठीक है, सर्वाधिक वन वाले ज़िले, अब वन वाले ज़िले, अब देखो सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, कौन से ज़िलों में पाए जाते हैं, एरिया की दृष्टि से और परसेंटेज की दृष्टि से, दोनों तरह से, एरिया में भी और परसेंटेज में भी सोनभद्र है पहले नंबर पे। ठीक है, ऐसे ही सबसे कम वन वाले ज़िले जो हैं एरिया और परसेंटेज की दृष्टि से है भदोही ज़िला, और भदोही को संत रविदास नगर भी कहते हैं। जैसे देखो मैंने मैप में यहाँ दिखाया है, यूपी का मैप है ये आपका सोनभद्र है यहाँ पर, और ये है भदोही। भदोही जो है प्रयागराज और वाराणसी के बीच में है। ठीक है, अब मैंने भदोही को ब्रैकेट में लिखा है संत रविदास नगर, क्यों लिखा है,
देखिए संत रविदास नगर भी भदोही को ही कहा जाता है। भदोही जब जो है इलाहाबाद से अलग होकर भदोही का निर्माण हुआ था। ठीक है। मायावती की सरकार में क्या हुआ था, मायावती ने इसका नाम, भदोही का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया था। फिर उसके बाद पुनः जब अखिलेश की सरकार बनती है, गवर्नमेंट जब आती है अखिलेश की, तो वो क्या करते हैं, पुनः संत रविदास नगर को चेंज करके फिर से इसका नाम क्या कर देते हैं, भदोही कर देते हैं। तो वर्तमान में इसका नाम भदोही है, लेकिन संत रविदास नगर भी इसको कहते हैं। तो ये कन्फ्यूज़ मत होना, अगर मान लो ऑप्शन में भदोही ना लिखा हो तो संत रविदास नगर आप टिक कर सकते हैं। सबसे कम वन पाए जाते हैं यहाँ पर, एरिया की दृष्टि से भी और परसेंटेज की दृष्टि से भी। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से टॉपिक ख़त्म होता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे टॉपिक में डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल को। ठीक है, कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एग्ज़ाम में आए हुए पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो आपको बोरियत होगी पढ़ने में। ठीक है, तो सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे वन तो हो गया है, वन संपदा, वन और वन्यजीव और देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से वन्यजीव संस्थान कौन सा है, या कौन कौन से जो नेशनल पार्क है, उसके बाद अभयारण्य है, ये सब वगैरह नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी कोई भी इंक्वायरी हो आर ओ यारों से संबंधित तो मुझे कमेंट करें। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।